तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम लोग आज थर्ड चैप्टर का आज छठवां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 5 लेक्चर को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल 5 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आज हम छठवें लेक्चर में टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है सोरिंग, यानी कि जिसे हिंदी में टेकबंदी बोला जाता है, उस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। चूँकि आपका एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका तो आना फिक्स है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ओवरऑल इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इन सारी बातों पे चर्चा कर लिए हैं, तो उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसमें कितने टॉपिक हैं, कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि कुछ आपको अंदाज़ा लग सके कि यदि आप लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। फिलहाल आप लोग इस लेक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए, सिंपल अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक चूँकि आपका क्या है, पहला टॉपिक है आपका वॉल यानी दीवार। ठीक है, और सेकंड टॉपिक है आपका पर्पज ऑफ वॉल यानी कि दीवार बनाने के उद्देश्य, दीवार क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही लेक्चर में कवर किए थे, और इस बात पे चर्चा किए थे कि आपका कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं, तो मैं बता दूं ओवरऑल इसमें 10 टॉपिक हैं, और मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे तीसरा टॉपिक है आपका दीवारों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, जो कि आपका काफ़ी लंबा टॉपिक था और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, दीवारों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका पाड़ या मचान यानी कि इसके फोल्डिंग है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसके फोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद था आपका पांचवा टॉपिक है मचान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग 5वें लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 यानी कि सोरिंग। ठीक है, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोरिंग। उसके बाद हम लोग जानेंगे टेकबंदी यानी कि नेसेसरी आप क्या है आपका सोरिंग यानी कि टेकबंदी की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग टॉपिक नंबर 7 में जानेंगे। ठीक है, और 8वां टॉपिक है टेकबंदी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोरिंग। तो यहाँ पे आपका 6वां टॉपिक और 8वां टॉपिक, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। ठीक है, तो इनको हम लोग समझेंगे, और कोशिश यही किया जाएगा कि इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो सकता है, अप्रॉक्स 25 से आधे घंटे का वीडियो हो सकता है, 30 मिनट तक। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सिंपल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, चीज़ों को बस समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है बस। ठीक है, तो कोशिश यही किया जाएगा 6, 7, 8 जो टॉपिक है आपके, ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया जाए। तो यहाँ पे आपको 8वां टॉपिक तो आपको बता दिया गया है, और 9वां टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्या है, अधपुष्टिकरण यानी कि जिसे इंग्लिश में अंडरपिनिंग बोला जाता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, 10वां टॉपिक है आपका अधपुष्टिकरण यानी कि अधपुष्टिकरण की विधि यानी मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। तो यही था आपका ओवरऑल 10 टॉपिक। तो आपको पता चल गया है कि कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, कितने टॉपिक्स हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो इसमें एक और हम लोग चैप्टर ऐड किए हैं, क्या है, मशीनरी यानी कि क्या है, चिनाई। उसको लाया जाएगा चौथा चैप्टर करके लाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस में जाके देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या है डिटेल कंटेंट में, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ भी बाहर नहीं है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो यही है आपका। और क्या है कि आपको पता है दीवार के बारे में पता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको दीवार के बारे में बताया गया है। और चौथा है आपका पाड़ या मचान। मचान आप लोग सुने होंगे, मचान का नाम, जब वो क्या है दीवारें चलाई जाती हैं तो दीवारों का ऊंचाई जब 1.5 मीटर से अधिक होता है, तो ठीक है, जो बल्लियों से पटरों से जो व्यवस्था की जाती है दीवारों को चलाने के लिए, ठीक है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मचान कहलाता है। और मचान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकार में काफ़ी मचान हम लोग समझे हैं, लगभग 4, 5, 6 प्रकार के थे। ठीक है, आज हम लोग समझना टेकबंदी। ठीक है, तो टेकबंदी क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। और
समझते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है टेकबंदी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिति के आधार पे था ये, तो अप्रॉक्स क्या टॉपिक नंबर सेकंड का पूरा काफ़ी बड़ा टॉपिक था आपका। ठीक है, टॉपिक 4 को हम लोग चौथे लेक्चर में किए, यहाँ पे कवर किए थे, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई नहीं। आगे देखिए, 7वां है आपका टेकबंदी। यहाँ पे हम लोग कुछ आगे निकल चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सोरिंग, टॉपिक नंबर 6। सोरिंग क्या है आपका, सोरिंग को समझते हैं। देखिए दोस्तों, उतना वो ना होने के कारण, व्यवस्था ना होने के कारण वीडियो जैसा है आपका शूट किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये है, आपको जो भी चीज़ें दिया जा रहा है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, बिल्कुल आपके क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं बता दूं, हम भी क्या है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का इस समय 5वां सेमेस्टर है, तो हम आपको आपका तीसरा सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो पेपर दे चुके हैं हम लोग, तो पेपर हम लोग के पास रखा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के 1 महीने या 25 दिन पहले या 20 दिन पहले, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का चलाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपके इस सेमेस्टर में सिविल इंजीनियर के जो बच्चे हैं उनके 3rd सेमेस्टर में ईबीएस भी है। ठीक है, और क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सीटी यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, एचएचएम यानी कि हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स है। ठीक है, सोम है आपका। तो इन सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट चलाया जाएगा, और इन सबका पेपर हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का 5वां सेमेस्टर है, तो 3rd सेमेस्टर में पेपर दे चुके हैं, तो 3rd सेमेस्टर का ठीक है पूरा पेपर रखा गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आने के चांसेस रहेंगे, और पेपर भी दिखाया जाएगा, हर चीज़ आपको डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए समझते हैं हम लोग सोरिंग। ठीक है, सोरिंग क्या होता है, सोरिंग को समझ लेते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में टेकबंदी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इसको सेटअप कर देता हूँ, जिससे कि चीज़ें क्लियरिटी दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखिए, समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या लिखना है। पूरा आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा थ्योरी नहीं लिखना है। ठीक है, चीज़ों को छांट के थोड़ा बहुत लिख लेना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं इसको। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ों से गुजर चुके हो, बस इसमें किताबी भाषा में लिखा है। यहाँ पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि कुछ लैंग्वेज जो है आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब लिखते हैं तो शब्दों का, मैं बार बार बताता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो क्या शब्द कम पड़ जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा पढ़ना आपको ज़रूरी रहता है, जिससे कि आपको शब्द क्या है, शब्द का नॉलेज हो सके, और क्या कुछ टेक्निकल टर्म रहते हैं तो टेक्निकल टर्म के बारे में आपको पता हो सके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर लिखा है, सॉरी में लिखा है, संरचना के किसी हिस्से में, क्या लिखा है, संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तन। क्या है दोस्तों, यहाँ पे संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तनों या संरचना के किसी असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थाई व्यवस्था की जाती है, उसे क्या कहते हैं, टेकबंदी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे टेकबंदी कहा जाता है। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम डेली बाई डेली हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। चलिए एक बार और समझते हैं क्या लिखा है। संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तनों या संरचना के किसी असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है, उसे क्या कहते हैं, टेकबंदी कहते हैं। समझ पा रहे हैं, यानी कि क्या, कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, वही है संरचना। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन आपको पता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कोई तैयार हो, यानी संरचना के किसी हिस्से में, कोई हिस्सा है, ठीक है, किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तनों या संरचना के किसी असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए, यानी कि कोई संरचना, यानी कि कोई बिल्डिंग तैयार हो रहा है, पुल तैयार हो रहा है, कुछ भी तैयार हो रहा है, तो किसी एक हिस्से में क्या करें, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बीम दिया जा रहा है, फिर उसको मजबूती प्रदान किया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। या फिर असुरक्षित भाग, ठीक है, असुरक्षित भाग समझ रहे हो, मतलब वहाँ पे क्या हो, घटना होने के चांसेस हो जहाँ पे। ठीक है,
उस भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थाई व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? टेकबंदी कहा जाता है। तो टेकबंदी आपको समझ में आया कि संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तन। संरचना है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, तैयार हो रहा है, बन रहा है, उसमें ठीक है बन रहा है या बन चुका भी है, उसके बावजूद भी उसमें क्या कर रहे हैं? कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर उसके असुरक्षित भाग में, ठीक है, जैसे कि मान लो कहीं पे कुछ लटकन हो गया, कहीं पे टूटने की संभावना हो रही है, ठीक है, तो उसके असुरक्षित भाग में क्या कर रहे हैं? सहारा देने के लिए जो अस्थायी व्यवस्था, जो टेम्परेरी व्यवस्था जो की जाती है उसे क्या कहता है? टेकबंदी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो टेकबंदी आपको समझ में आ गया कि टेकबंदी क्या होता है। ठीक है, तो संरचना के किसी हिस्से में परिवर्तन के लिए या फिर असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो व्यवस्था की जाती है शोरिंग कहलाता है, उसे ही टेकबंदी कहते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश भी टर्म याद रखना है और साथ ही साथ हिंदी टर्म भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे शोरिंग आपका इंग्लिश है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर आता है शोरिंग। ठीक है, शोरिंग किसे कहते हैं ऐसा भी लिखा जाएगा, इंग्लिश तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश टर्म तो रहता ही है। ठीक है, तो शोरिंग ऐसे भी हिंदी में लिखा आ जाएगा। ठीक है, शोरिंग किसे कहते हैं, तो आपको दोनों टर्म याद रखना है। ठीक है, इस तरह आपको डाइवर्ट एग्जाम में ज़्यादा करेगा। ठीक है, करता भी है, ठीक है, करेगा क्यों, करता भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? लिखा है कि जब किसी कारण से, यहाँ पे लिखा है जब किसी कारण से भवन की दीवारों में दरारें पड़ जाती है, भवन की दीवारों में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है, तो संरचना के गिरने का भय रहता है। ठीक है, संरचना के क्या होता है? गिरने का भय रहता है। उस समय टेकबंदी करके भवन को अस्थायी तौर पर गिरने से बचाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? जब किसी कारण से, कोई कारण हो रहा है, ठीक, किसी कारण से भवन की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, दरारें पड़ जाती है, भवन की दीवारें पड़ता ही नहीं, कभी कभी दरार, कोई भवन बना रहता है, स्ट्रक्चर तैयार रहता है। ठीक है, तो कभी नींव के धंस जाने के, कभी मिट्टी के धंस जाने के कारण क्या होता है? दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, तो संरचना का गिरने का भय रहता है। ठीक है, कभी सीढ़ियों में हो जाता है, कभी दीवारों में हो जाता है, कभी छत में हो जाता है, ऐसा होता है, अक्सर आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, गिरने का भय रहता है। उस समय टेकबंदी करके शोरिंग करके भवन को अस्थायी तौर पर गिरने से बचाया जाता है। ठीक है, बीम दे देंगे, ठीक है, कुछ मतलब अपना प्रक्रिया कुछ लगा करके वहाँ पे, ठीक है, क्या किया जाता है? उसको गिरने से बचाया जा सकता है। जब भवन की संरचना में कोई परिवर्तन करना हो, यहाँ पे लिखा है कुछ आगे कि जब भवन की संरचना में कोई परिवर्तन करना हो तो भी टेकबंदी की जाती है। ठीक है, भवन की संरचना में कोई क्या है? परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको टेकबंदी के द्वारा ही आप परिवर्तन कर पाओगे, शोरिंग करना पड़ेगा। यदि कोई क्या है आपका वो भवन है जर्जर हो गया है, ठीक है, तो अब भी आपको टेकबंदी वहाँ पे करना रहता है। या फिर कहीं कोई भवन का क्या है, कुछ पार्ट लटक रहा है, यानी कि ठीक है, छत में क्या है, ढलान आ रहा है वगैरह वगैरह, जो प्रॉब्लम है, दरारें पड़ रही दीवारों में, ठीक है, तो इन सबको दूर करने के लिए, इनसे बचाने के लिए टेकबंदी, ठीक है, टेकबंदी किया जाता है। ठीक है, यही है आपका। आगे लिखा है टेकबंदी के लिए लकड़ियाँ एवं इस्पात के विभिन्न खंडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। तो आप टेकबंदी में क्या लिखोगे? टेकबंदी में लिखोगे, आपको टेकबंदी में इतना पूरा लिखना है, 1 मिनट, पूरा यहाँ पे अब दिख रहा सही। टेकबंदी में आपको पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। संरचना के किसी हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तनों या संरचना के किसी असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए जो अस्थायी व्यवस्था की जाती है उसे ही टेकबंदी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यदि आप पॉइंट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। टेकबंदी के लिए पॉइंट एक ही लिखो कि टेकबंदी के लिए लकड़ी के दरार, कड़ियाँ एवं इस्पात के लिए विभिन्न खंडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा था टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 आपका फिनिश हुआ। टॉपिक नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक था आपका, कोई नहीं। ठीक है, 8वां टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा हौसला रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका नेसेसिटी ऑफ शोरिंग, यानी कि क्या है आपका? टेकबंदी की आवश्यकताएं। ठीक है, चलिए समझते हैं नेसेसिटी ऑफ शोरिंग को, यानी कि टेकबंदी क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि हम लोग दीवार भी पढ़े थे तो इसकी आवश्यकता देखे थे कि दीवार क्यों आवश्यक होती है। तो आपको पता है, भवन, यदि आप लोग भवन तैयार कर रहे हैं, भवन स्ट्रक्चर तैयार, कोई बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है, तो जब तक ठीक है वो दीवार नहीं दोगे, दीवार नहीं रहेगा, तब तक आपका छत किस पे टिकेगा? ठीक है, तो छत को नहीं टिका सकते हैं। तो दीवार क्या करता है? छत को आधार प्रदान करता है, इसीलिए आवश्यकता उसकी इसीलिए होता है। क्यों? तो यहाँ पे भी कुछ टेकबंदी भाई किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता होती है, तो इसको समझ लेते हैं। सिंपल है आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं, पॉइंटों को हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद सिंपल है, बाकी कुछ नहीं था। तो
आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे टेकबंदी की आवश्यकता है। लिखा है निम्न स्थितियों में टेकबंदी की आवश्यकता पड़ती है। क्या है? जब दीवारों, पहला क्या लिखा है? जब दीवारों में दरार पड़ जाए और बाहर की तरफ झुक जाए। जब दीवारों में क्या हो जाए? दरार पड़ जाए और बाहर की तरफ क्या है? दीवारें झुक जाए, तो उस टाइम क्या किया जाता है? टेकबंदी यानी कि सोरिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, सोरिंग किया जाता है। दूसरा कब कब सोरिंग किया जाता है? जब क्षतिग्रस्त दीवारों को निकाल कर, क्या है? जब क्षतिग्रस्त दीवारों को निकालकर दूसरी दीवार खड़ी करनी हो। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, दीवारें धंस जाती हैं तो उनको निकाल करके वहाँ पे बीम वगैरह वगैरह की सहायता से वहाँ पे क्या किया जाता है? एक और दीवार तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उससे वही क्या कहलाता है? आपका सोरिंग की प्रक्रिया वही कहलाती है। सिंपल है। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है आपका दिया है? जब दीवारों में दरवाजे या खिड़कियों को लगाना हो तब भी किसका क्या वहाँ सॉरी तब भी आप क्या करते हो? वहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? तो सोरिंग करना पड़ता है। ठीक है। चौथा है आपका जब कमरों को बड़ा करना हो अर्थात छोटी छोटी दीवारों को हटाकर धरन डालनी हो, वहाँ पे भी। और क्या है? जब क्षतिग्रस्त भवन को गिराना हो एवं उससे सटे भवन की सुरक्षा करनी हो तब भी सोरिंग की आवश्यकता होती है, हमें पड़ती है। और क्या है? जब भवन में अतिरिक्त छत डालनी हो उसके लिए भी आपको सोरिंग की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो सोरिंग के यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट थे, तो 6 पॉइंट में से अप्रॉक्स आपको कम से कम 5 पॉइंट 4 पॉइंट तो याद रखना ही है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका टॉपिक, आपका यहाँ पे 7 खत्म हुआ। ठीक है, छः टॉपिक और 7। ठीक है, हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। और टॉपिक नंबर चलिए 8 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आप देखिए टॉपिक नंबर 8 क्या है। टॉपिक नंबर 8 है आपका टाइप्स ऑफ सोरिंग। ठीक है, यानी कि क्या है? टेकबंदी के प्रकार। टेकबंदी कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। अप्रॉक्स 3 या 4 प्रकार के होते हैं, तो 1 बाय 1 करके समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको क्या है? धैर्य पेशेंस बनाए रखना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे टेकबंदी के प्रकार दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको क्लियरिटी हो सके, क्लियर। चलिए, क्या है आपका यहाँ पे टेकबंदी के प्रकार टाइप्स ऑफ सोरिंग में दिया है। क्या टेकबंदी निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा प्रकार है। पहला प्रकार है ढालू, तिरछा या नत टेकबंदी। 3 नाम है, ढालू हो सकता है, तिरछी या नत टेकबंदी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रैकिंग और इंक्लाइंड सोरिंग। ठीक है, इंग्लिश टर्म आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि पेपर आपका जो मिलेगा वो इंग्लिश टर्म और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अब दोनों लैंग्वेज में लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश पढ़े रहेंगे तो कभी कभार आपका हिंदी नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में क्लियर हो जाता है पूरा डाउट। ठीक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर को लेना है। ठीक है, दूसरा है आपका क्षैतिज या फ्लाई टेकबंदी। ठीक है, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल या फ्लाइंग सोरिंग। तीसरा है टॉपिक है आपका खड़ी या डेड टेकबंदी, यानी कि वर्टिकल और डेड सोरिंग। ठीक है, डेड यानी कि पता है मृत। ठीक है, वह है खड़ी या डेड यानी कि डेड सोरिंग। ठीक है, और चौथा आपका पुश्ता या अस्थाई टेकबंदी। ठीक है, बटरेस ऑफ आर है परमानेंट सोरिंग। ठीक है, अस्थाई टेकबंदी। तो ये आपके 4 प्रकार के टेकबंदी हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इन चारों प्रकार के टेकबंदी को एक बार ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ढालू, तिरछी या नत टेकबंदी क्या होता है। ढालू, तिरछी या नत टेकबंदी को हम लोग समझने वाले हैं। पहला है यहाँ पे आपके टेकबंदी के प्रकार में, तो आपकी स्क्रीन पर ढालू, तिरछी या नत टेकबंदी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों? थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं जिससे कि आपका जो वर्ड है थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे लिखा है प्रायः क्षतिग्रस्त दीवारों के बाहर पलटने की संभावना रहती है। प्रायः क्षतिग्रस्त दीवारों के बाहर क्या होती है? किसकी संभावना रहती है? पलटने की संभावना रहती है, क्योंकि भीतर की तरफ इन्हें फर्शों एवं छतों से सहारा मिल जाता है। अतः इन दीवारों का बाहर पलटने से रोकने के लिए लकड़ी की कड़ियों को तिरछी दिशा में लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी व्यवस्था को ढालू या तिरछी टेकबंदी कहा जाता है। क्या है यार, क्या है आप? ढालू या तिरछी नत टेकबंदी क्या है? आपको चीज़ें समझ में आई? 1 मिनट, थोड़ा सा सही से बैठ जाओ। लिखा क्या है?
प्राय क्षतिग्रस्त दीवारों के बाहर, क्षतिग्रस्त जो दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई होती हैं, ज़्यादा दिन की दीवारें रहती हैं, लटक जाती हैं, आपको पता होगा, ठीक है, उन दीवारों को, ठीक है, क्या कहता है, बाहर की तरफ से लकड़ी से क्या कहता है, तिरछा ऐसे इंक्लाइंड। जैसे कि मैं एक डायग्राम की सहायता से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लो दीवार है, ठीक है, दीवार है, तो दीवार मान लो इधर थोड़ा सा लटका है, दीवार है तो मान लो अभी तो सही है, कोई नहीं, लेकिन दीवार में कुछ ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा सा दीवार से बाहर की तरफ लटक जा रहा है, फिर दीवार क्या है, अंदर की तरफ लटक जा रहा है, ठीक है, दीवार अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लटकेगा तो क्या कहता है, बाहर से ऐसे लकड़ी की सहायता से ऐसे टेक बंदी लगा दिया जाता है। यही कहलाता है आपका ढालू, तिरछी या नत टेक बंदी, जिसे इंग्लिश में रैकिंग और इंक्लाइंड शोरिंग बोला जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कुछ यहाँ पे दे रखा है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे दीवार है, दीवार के यहाँ पे देखो 50 डिग्री 75 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लकड़ी का क्या लगाया गया है, एक वो लगाया है सहायक, यानी कि क्या है, एक टेकबंदी का प्रकार कर रहा है, लकड़ी लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या है आपका, लकड़ी का ब्लॉक तलपट्टी है यहाँ पे, ठीक है, और दीवार है यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ से क्या है, उसको क्या किया गया है, यहाँ पे देखो मान लो दीवार लटक रहा है तो यहाँ पे एक टेक दिया गया है, ठीक है, एक बल्ली है, लकड़ी के कुछ भी हो सकता है, तो जो भी चीज़ें मतलब इसको सहायता दिया गया है तो वही क्या कहलाता है, मतलब रोकने के लिए, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, नत या ढाल या तिरछी टेकबंदी कहलाता है। सिंपल है, आप समझ सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, देखते हैं हम लोग, डायग्राम आप लोग समझ लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। कुछ आगे लिखा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा है। पहला पॉइंट करके इसमें लिखा है, क्या लिखा है, तिरछी टेकों को 60 डिग्री से 75 डिग्री के ढाल पर रखा जाता है, ठीक है। तिरछी टेकों को कैसा रखा जाता है, 60 डिग्री से, एक मिनट, तिरछी टेकों को 60 डिग्री से 75 डिग्री के ढाल पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, आंसर बोल सकते हैं। और दूसरा है, ये 5 से 10 मीटर की ऊंची दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है, इससे अधिक दीवारों के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। जो आपकी जो यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं आप, ठीक है, ढाल टेकबंदी में कि 5 से 10 मीटर की ऊंची दीवारों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, इससे अधिक दीवारों के लिए इस टेकबंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ और लिखा है, टेक के ऊपर क्या लिखा है, टेक के ऊपर ऊपरी सिरे को, टेक के ऊपरी सिरे को 10x20 सेमी आकार की क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज दीवार पट्टी से जो क्षतिग्रस्त भाग तली पर लगी रहती है तथा टेक का निचला सिरा जमीन पर खड़ रखे आधार प्लेट पर टिकाया जाता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्षैतिज दीवार पट्टी 10x20 सेमी को दीवार को फिसलने से। इसमें देखिए आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन क्या है, जो चीज़ें आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथा दिख रहा है, 2 टेकों के बीच का क्षैतिज अंतराल 2 से 5 मीटर रखा जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। टेकों को ब्रिसेस क्या है यहाँ पे के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी हैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट था, याद रखना है। और बाकी आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ आगे जो लिखा था इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ढालू तिरछिया नत टेकबंदी क्या कहा जाता है। तो इसको क्या, बहुत सिंपल था कि जब क्षतिग्रस्त दीवारें होती हैं बाहर या अंदर की तरफ, उसमें क्या लटकने की संभावना रहती है, तो क्या किया जाता है, लकड़ी की सहायता से, ठीक है, तिरछी दिशा में लगा दिया जाता है। इसी व्यवस्था को ढालू या तिरछी टेकबंदी कहा जाता है, बस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को हम लोग सिंपल समझ लेंगे, बाकी तो सिंपल है। और अगला देखिए, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरे को समझते हैं यहाँ पे। तो दूसरा है आपका क्षैतिज या फ्लाई टेकबंदी, ठीक है, यही हमारा था। दूसरा है क्षैतिज या फ्लाई टेकबंदी, हॉरिजॉन्टल या फ्लाइंग शोरिंग, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या होता है क्षैतिज या फ्लाई टेकबंदी को। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आगे देखिए क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिखा है कुछ यहाँ पे, एक मिनट, इस टेकबंदी का प्रयोग, क्या लिखा है, इस टेकबंदी का प्रयोग दो समांतर दीवारों को सहारा देने के लिए किया जाता है। इस टेकबंदी का प्रयोग दो समांतर दीवारों को, समान यानी कि समांतर, समझ रहे हैं, समांतर दीवारों को सहारा देने के लिए किया जाता है। आपस में सटे भवनों में से एक को तोड़कर पुनः बनाना हो और सटे भवन को क्षतिग्रस्त होने से रोकना हो तो भी इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो भी इसी का प्रयोग करते हैं। ये 8 से 10 मीटर तक की दूरी
के लिए उचित होती है। टेक को नीचे भूमितल पर रखकर क्षैतिज धरणों को उस्तर सहायता स्थिर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, आपको क्या लिखा है, इस टेकबंदी का प्रयोग। ठीक है, किस टेकबंदी का प्रयोग, क्षैतिज टेकबंदी का प्रयोग। ठीक है, का प्रयोग दो समांतर, ठीक है, दो समांतर दीवारों को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो समांतर दीवारों को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपस में सटे भवनों में से एक को तोड़कर पुनः बनाना हो और सटे भवन को क्षतिग्रस्त होने से रोकने हो तो भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपस में दो भवन सटे हों तो एक को तोड़ करके पुनः बनाना हो और सटे भवन को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए रोकना भी हो, तभी आप लोग क्षैतिज या फ्लाई टेकबंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 8 से 10 मीटर तक की दूरी के लिए उचित होती है। टेक को नीचे भूमितल पर रखकर क्षैतिज धरणों को पच्चर की सहायता से स्थिर कर देते हैं। किसकी सहायता से, पच्चर की सहायता से। सिंपल है, यहाँ पे डायग्राम आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दो समांतर दीवारें हैं। ठीक है, इनके बीच क्या है, टेकबंदी लगाई गई है। ठीक है, तो यही है आपका सिंपल। और आगे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और तीसरा आपका खड़ी या डेढ़ टेकबंदी। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। खड़ी या डेढ़ टेकबंदी यानी कि डेढ़ है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, तो समझते हैं इसको। तीसरा है आपका, क्या लिखा है, वर्टिकल या डेढ़ सोरिंग, इंग्लिश था इसका, इंग्लिश टर्म था। देखिए क्या है, दीवारों छतों फर्शों को ऊर्ध्वाधर सहारा देने के लिए इन टेकों का प्रयोग किया जाता है। दीवारों छतों फर्शों को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, नाम से पता चल रहा है, खड़ी यानी कि वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल या डेढ़ सोरिंग। ठीक है, तो दीवारों छतों फर्शों को ऊर्ध्वाधर सहारा, कौन सा सहारा देगा, ये ऊर्ध्वाधर सहारा देने के लिए टेकों का प्रयोग किया जाता है। इन टेकों का प्रयोग दो स्थितियों में प्रायः किया जाता है। कौन कौन सी स्थिति है समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि जब कमरे को बड़ा, यहाँ पे कब किया जाता है, जब कमरे को बड़ा करना हो, अर्थात कमरे में मौजूद दीवार को हटाकर धरण डालना हो, और जब किसी दीवार में दरवाजा या खिड़की डालना हो, तब क्या किसका प्रयोग किया जाता है, वर्टिकल यानी कि डेढ़ सोरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, कुछ स्थितियाँ दे रखी हैं। यहाँ पे स्थितियाँ आप लोग समझ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में भी दिया होगा, बुक में भी दिया होगा। ठीक है, तो स्थिति है तो सिंपल था स्थिति। यहाँ पे प्रथम स्थिति में दीवार को हटाने से पहले छत स्लैब के नीचे फर्श तल पर तल पट्टी को लगाकर उसके ऊपर ही खड़ी टेक लगा दिया जाता है। तो यार समझ लेना यार, इतना थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, तो चौथा चलिए देखते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है आपका, पुस्ता या अस्थायी टेकबंदी। ठीक है, लास्ट और आखिरी था आपका। ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं। क्या लिखा है, ये संरचना में स्थित बाहरी दीवारों को, संरचना जानते हो स्ट्रक्चर में स्थित बाहरी दीवारों को बाहर पलटने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से निर्मित कर दी जाती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्मित कर दी जाती हैं। ये दीवार का स्थिरता एवं मजबूती दोनों प्रदान करती हैं। दीवार के साथ दीवार के रूप में बनाई गई संरचना को पुस्ता कहते हैं। आजकल चिनाई की जगह पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट टी खंडों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो यह है आपका पुस्ता या अस्थायी टेकबंदी। यह दीवार के साथ ही बनाई जाती है। इस संरचना में स्थित बाहरी दीवारों को बाहर पलटने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से निर्मित की जाती है। इनका निर्माण कर दिया था पहले ही। ये दीवार को स्थिरता एवं मजबूती दोनों प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यही है पॉइंट वाली बातें। आपको लिखना चाहते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें लिख भी सकते थे, लेकिन मैंने कुछ वहाँ उधर नहीं लिखवाया हूँ। लेकिन क्या है, 1 से 2 बार वीडियो देखो क्लियर हो जाएगा। और लिखवाना क्या था और उसमें कुछ पॉइंट छाँट लेना, लिख लेना। ठीक है, इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया लिखवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो का काफ़ी लंबा है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे, जिससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो और अधिक वीडियो बनाने के लिए आने में भी अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि आपका BD यानी बिल्डिंग ड्राइंग का क्लास चलाया जा रहा है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप लोग नहीं देखोगे, मुझे पता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पता है उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बिल्कुल यार बेसिक टू एडवांस है, देखोगे तो एकदम 100% श्योर है, आपको समझ में आने वाला है। और हम लोग एकदम 100% ये भी श्योर है, इतना भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो क्या है कि आपको
यही है, आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। सपोर्ट दिखाएंगे तो हर प्रकार का वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।